हेलो लर्नर, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ मीन्स होता है जीवन, प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रिया। ठीक है, कहने का मतलब है कि जीवन को चलाने के लिए हमें कौन कौन सी प्रक्रिया करनी ही पड़ेगी, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि वे सभी प्रक्रियाएं जो किसी व्यक्ति को जिंदा घोषित करती हैं या किसी प्राणी को जिंदा घोषित करती हैं। ठीक है, या अगर आप जीवन प्रक्रिया की डेफिनेशन लिखना चाहेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, वे सभी प्रक्रियाएं जो जिंदा रहने के लिए, जीवित होने के लिए आवश्यक हैं, उन्हें सम्मिलित रूप से जीवन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है किसी भी लाइफ के लिए क्या क्या जरूरी है, देखो सबसे पहली प्रोसेस है रिप्रोडक्शन। ठीक है, देखो ये सभी प्रोसेस को आपको जिंदा रहने के लिए जरूरत होती है। रिप्रोडक्शन मतलब होता है जनन, यानी कि अपनी जैसी संतान पैदा करना, ये जरूरी है ना, तभी तो जिंदगी आगे को चलेगी। कोई भी जो है संतति है वो आगे को तभी चलेगी जब जनन होगा। दूसरा है न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण मतलब खाना पीना मिलना, भोजन। बिना भोजन के भी कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकती लाइफ में। ठीक है, अगला प्रोसेस होगा ग्रोथ। जब हम भोजन लेंगे तो ग्रोथ होगी। ग्रोथ होना भी ये सबूत है कि लाइफ प्रोसेस है ये, या जिंदा होने का। ठीक है, अगला है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। किन चीजों का परिवहन? ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ब्लड अगर चलते रह रहा है, या फिर हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, जल का परिवहन, पोषक तत्वों का परिवहन, ये सब जो है ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत आता है। अगर हम प्लांट्स में बोलेंगे तो जल का परिवहन कौन करता है? वाहिनी करते हैं, वाहिनिकाएं करते हैं, ये सब। ठीक है, इसके अलावा एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन मतलब होता है उत्सर्जन। एक्सक्रेशन मतलब टू एक्सक्रेट वेस्ट मेटेरियल फ्रॉम बॉडी, यानी कि हमारे शरीर से बेकार चीजों को बाहर निकाल देना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। मान लो आपके शरीर में अनडाइजेस्टेड फूड है, अगर वो फूड पेट में पड़ा रहेगा तो फिर क्या होगा? डिजीज हो सकती है ना, पेट खराब हो जाएगा, पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो ये वेस्ट, चाहे एनिमल बीइंग हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, या फिर कोई प्लांट्स हो, उन सभी को एक्सक्रेशन करना भी जरूरी है, तभी आप जिंदा हैं। अगर जिंदा नहीं होते तो आपके पेट में कुछ भी पड़ा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोसेस है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब होता है श्वसन। मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस में होता क्या है कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन से जो फूड हमने, ऑक्सीजन का एक और काम है, जो हमने फूड इनटेक किया था, जो न्यूट्रिशन लिए थे, उन न्यूट्रिशन का ब्रेकडाउन भी होगा। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस बहुत जरूरी है, क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में ही एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए रेस्पिरेशन। उसके अलावा डाइजेशन। डाइजेशन मतलब जो हम खा रहे हैं उससे पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को अलग करना, वो क्या कहलाता है? डाइजेशन। तो ये सब सभी प्रोसेस, देखो मैंने ऐसे बनाया भी है, आप भी बना सकते हैं एग्जाम में। तो ये सभी प्रोसेस जब होती है तब हम कह सकते हैं कि लाइफ प्रोसेस चल रही है। ये सारी प्रोसेस क्या है? लाइफ की प्रोसेस है, यानी कि जिंदा रहने के लिए इन सभी प्रोसेस का होना जरूरी है। ठीक है, इस डायग्राम को आप एग्जाम में बना सकते हैं। तो अब हम इसमें से पहली प्रोसेस के बारे में बात करते हैं, न्यूट्रिशन, पोषण। आप सभी जानते होंगे क्लास 6-7 का टॉपिक होता है न्यूट्रिशन। कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं? जैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, वाइटामिन, ये सब क्या है? न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पढ़ना है कि कौन से एनिमल किस प्रकार से न्यूट्रिशन लेते हैं, किस प्रकार से पोषण प्राप्त करते हैं, किस प्रकार से खाना बनाते हैं अपने लिए। ठीक है, तो न्यूट्रिशन मेनली 2 टाइप्स का होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अच्छा, उससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि क्या हम अपना खाना खुद बनाते हैं? नहीं बनाते, है ना। तो हमारे लिए खाना कौन बनाता है? कौन बनाता है? मम्मी? नहीं हमारे लिए खाना तैयार करते हैं प्लांट्स, और प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स। ओके, तो हम कैसे हैं? हेट्रोट्रोपिक्स, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बना रहे, जो अपना खाना
जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते वो विषमपोषी होते हैं, और जो भी जीव अपना खाना स्वयं बनाते हैं वो स्वपोषी होते हैं। ठीक है, तो कौन स्वपोषी होता है? ओनली ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया। इसके एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑटोट्रोफ्स के। ठीक है, प्लांट्स, एल्गाई और बैक्टीरिया। प्लांट्स मतलब होता है पादप, एल्गी मतलब शैवाल, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया या जीवाणु। ठीक है, ये वीडियो मेनली उन बच्चों के लिए है जो जैसे गवर्नमेंट स्कूल के जो बच्चे हैं जहां पर अब इंग्लिश में चलने लगी बुक्स, तो उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया जा रहा है क्लियर कट। ठीक है, तो ऑटोट्रोप्स अगर डेफिनेशन आती है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हिंदी वाले ऐसे लिखेंगे कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रोपिक्स, उन्हें स्वपोषी जंतु कहते हैं। एनिमल दैट मेक देयर फूड themselves are called autotrophic animals. Only green plants, algae and bacteria are autotrophs. Green plant make their food in the process of photosynthesis. ठीक है, तो सभी स्वपोषी अपना भोजन किस प्रोसेस में बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो आपको इतना समझ में आ गया स्वपोषण। ऑटो मतलब होता है खुद, ऑटो जैसे आपने देखा ऑटोमेटिक यानी कि खुद, जो खुद काम करते हैं ना, तो इसका मतलब स्वपोषण, पोषण मतलब भोजन बनाना, स्वपोषण मतलब खुद से भोजन बनाना, यानी कि वे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। इसके अलावा दूसरे टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं विषम पोषण, यानी कि वे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते उन्हें विषम पोषी जीव कहते हैं। ठीक है, या एनिमल दैट डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर फूड एंड न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, आर कॉल्ड हेट्रोट्रोपिक एनिमल्स। हेट्रोट्रोप्स को भी आप तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे विषमपोषी होते हैं, हम विषमपोषी हैं क्योंकि हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते, है ना। आपने देखा होगा कुकुर मुत्ता, देखा आपने, या अमरबेल का प्लांट्स, या फिर मशरूम प्लांट देखा है? मशरूम प्लांट तो देखा होगा ना। मशरूम प्लांट की तरह आपने देखा होगा कि एक छातीनुमा संरचना बनती है जब रेनी सीजन होता है, तो कैसा होता है? देखो इस टाइप का एक संरचना बनती है, इस टाइप का बनता है ना, और इसमें कोई भी ग्रीन पार्ट नहीं होता है, ये पूरा या तो सफेद सफेद या ब्लैक ब्लैक होता है। ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता, और ये ज्यादातर कहाँ पर उगता है? जहां पर या तो सड़ी गली चीजें फेंकी गई है, पुराने छिलके फेंके गए हैं, या ये पुरानी लकड़ियों पर जहां पर नमी लग रही है, यानी कि ऐसी चीजों पर उगता है जहां पर मृत चीजें होती हैं। यानी कि हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन तीन प्रकार का होता है, मृतपोषी, परजीवी और पादप संभोजी। मृतपोषी वे जीव जो मृत पदार्थों को उगते हैं उन्हें मृतपोषी कहते हैं। ये मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे मशरूम। एनिमल दैट डिपेंड ऑन डेथ एंड डिकेइंग मैटर्स आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक्स। ठीक है, डिपेंड ऑन, इंग्लिश में लिखेंगे डिपेंड ऑन डेथ एंड डिकेइंग मैटर्स, डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग। डिकेइंग मतलब होता है खराब हो रही चीजों में, डिकेइंग, DECYNG, डिकेइंग। ठीक है, नेक्स्ट है पैरासिटिक, परजीवी। पर मतलब क्या होता है हिंदी में? पर मतलब होता है दूसरा, पराया। जीवी मतलब डिपेंड, जीव मतलब एनिमल, ऐसा एनिमल जो दूसरे के शरीर पर डिपेंड है, शरीर पर। जैसे हम दूसरे पर डिपेंड है लेकिन दूसरे के शरीर पर नहीं। जैसे हम पेड़ों से सब्जी प्राप्त करते हैं लेकिन उस पेड़ के ऊपर बैठ के नहीं खाते उसे, ठीक है। लेकिन जो जुए होते हैं, लीच होते हैं, जो वो हमारे शरीर के ऊपर रहते हैं ना, या किसी की बॉडी पर रहते हैं, हमेशा उसी बॉडी पर रहते हैं और उसी से पोषण प्राप्त करते हैं। तो ऐसे एनिमल जो दूसरे एनिमल्स की बॉडी पर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पैरासिटिक या परजीवी। हिंदी में लिखेंगे ऐसे जंतु जो किसी दूसरे जंतु के शरीर पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, उन्हें पैरासिटिक एनिमल कहते हैं। नेक्स्ट है होलोजोइक। होलोजोइक मतलब होता है पादप संभोजी, जिनमें हम आते हैं। युग्लिना भी इसी में आता है और ह्यूमन बींग्स आते हैं इसमें, ठीक है। पादप संभोजी का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो अपने भोजन के लिए या तो प्लांट्स पर डिपेंड है या प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स पर डिपेंड है।
मतलब जैसे हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड है, सब्जियां हम प्लांट से लेते हैं, या फिर हम प्लांट को खाने वाले एनिमल्स जैसे काव, बफेलो, इन पर डिपेंड होते हैं ना, दूध के लिए, दही के लिए, घी के लिए, इन सारे प्रोडक्ट्स के लिए हम अदर पर डिपेंड रहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए न्यूट्रिशन दो प्रकार का होता है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोट्रोपिक। जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, इसमें प्लांट किस प्रोसेस में भोजन बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट। क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट, और सिंथेसिस मीन्स होता है टू मेक। जहां पर भी सिंथेसिस आएगा उसका मतलब होता है बनाना, ठीक है, निर्माण करना। फोटोसिंथेसिस मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण मतलब हिंदी में निर्माण करना ही होता है ना। तो फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट की प्रेजेंस में निर्माण करना, किसका? भोजन का। तो लाइट की प्रेजेंस में कौन निर्माण करता है भोजन का? प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स लाइट की प्रेजेंस में अपना भोजन बनाते हैं, इसे फोटोसिंथेसिस करते हैं। हिंदी मीडियम वाले ऐसे ले सकते हैं, पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं, इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया में रूट, जड़ें भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। लीव्स में, पत्तियों में स्टोमेटा होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर जाने में मदद करते हैं, और प्लांट के वेस्ट मटेरियल ऑक्सीजन को बाहर निकालने में मदद करती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में भोजन बनता कैसे है? होगा क्या? देखो, रूट ने जल लिया, वाटर लिया, कहां पहुंचाया? लीव्स पे, तो वाटर पहुंच गया, ठीक है, ओके। और लीव्स से जो ह्यूमन बींग्स ने या एनिमल्स ने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी थी, वो भी कहां पहुंची? लीव्स पे पहुंची, उनके जो स्टोमेटा है उसके थ्रू, तो कार्बन डाइऑक्साइड पहुंची। और आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किसके प्रेजेंस में होती है? सनलाइट। सनलाइट, जिसके भी ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं, जिसके भी प्रेजेंस में होती है कोई रिएक्शन, उसे हमेशा जो ये एरो बना होता है उसके ऊपर लिखा जाता है। जिसके प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन होती है उसको हमेशा इसके ऊपर लिखा जाता है। और बनेगा क्या? फूड बन रहा है। तो फूड को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? हर जगह हमने क्या लिखा था? देखो, जब हम ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे थे तब भी हम ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखते थे। तो इसका मतलब है जो फूड बनेगा, जहां पर भी फूड की बात करेंगे तो हम ग्लूकोज का फॉर्मूला लिख देंगे, ग्लूकोज बन रहा है मतलब, ठीक है। और प्लांट क्या छोड़ देते हैं, क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन गैस। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको याद कैसे रहेगा? देखो, जल रूट से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से आता है, बनता क्या है? फूड बनता है, और क्या रिलीज होती है? ऑक्सीजन, ठीक है। ये प्रोसेस होती है आपकी फोटोसिंथेसिस की। कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस की। अब आप इसमें जो है चाहे तो आप इसे बैलेंस कर लीजिए, और जहां पर रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद लिख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसे बोलते हैं पाचन तंत्र। आप सभी को पता है पाचन तंत्र मतलब जब हम पचाते हैं खाने को, ठीक है। तो पाचन तंत्र मेनली जो है दो भागों में बट रहता है। एक तो एलिमेंट्री कैनाल, पूरी जो नली है मुंह से शुरू होके जो एनएस पर खत्म होती है वो एक नली। उसके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं, ठीक है। जैसे पाचन तंत्र में कौन कौन सी ग्लैंड्स पार्टिसिपेट करते हैं? एक तो लिवर और दूसरी पैनक्रियाज। लिवर को हिंदी में बोलते हैं यकृत, और पैनक्रियाज को बोलते हैं अग्नाशय। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो ये जो कैनाल है या जो ट्यूब है वो कहां से शुरू होती है? एलिमेंट्री कैनाल शुरू होती है मुंह से, माउथ। माउथ के बाद कहां जाए? माउथ से नहीं बल्कि माउथ के बाद माउथ कैविटी से शुरू होती है। तो माउथ कैविटी से लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। माउथ कैविटी से ये जो ट्यूब शुरू हो जाती है, माउथ कैविटी के बाद कहां जाएगी?
माउथ कैविटी से देखो, हम जब खाना खाते हैं मुंह की कैविटी के बाद ये फूड पाइप को बोलते हैं, इसोफेगस भी बोलते हैं, तो आप फूड पाइप या इसोफेगस लिख लीजिए, ठीक है, फूड पाइप। फिर उसके बाद कहाँ पहुंचता है खाना? पेट में, ठीक है, यहां से पेट में पहुंचता है। पेट को क्या बोलते हैं? स्टमक। क्या बोलते हैं? स्टमक। स्टमक। फिर स्टमक से खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। एक बात मैं यहां पर बता दूं, जो छोटी आंत होती है वो वास्तव में छोटी नहीं होती, ठीक है, छोटी आंत की लेंथ ज्यादा होती है, बड़ी आंत की लेंथ कम होती है। लेकिन छोटी आंत को छोटी आंत क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो छोटी आंत होती है उसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, वो कम होती है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। वरना स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो लगभग 7 मीटर होती है, और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ होती है लगभग 1.5 मीटर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जो खाना होता है आगे चले जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन, उसके बाद कहाँ चले जाएगा खाना? क्योंकि यहाँ पर डाइजेशन लगभग पूरा हो जाता है, सबसे ज्यादा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, फिर थोड़ा बहुत जो बच गया वो लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकल जाता है, कहाँ से? रेक्टम से। कहाँ से? रेक्टम, और उसे एनस भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मल द्वार, जहां से मल बाहर निकलता है, ठीक है। तो हिंदी में एक बार बता देता हूँ, एलिमेंट्री कैनाल में माउथ कैविटी को बोलते हैं मुख गुहा, फूड पाइप, भोजन नली, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम और एनस। दूसरा जो है इसमें जो पार्टिसिपेट करेंगे वो होंगे ग्लैंड्स, ग्रंथियां, हिंदी में बोलते हैं ग्रंथियां। कौन कौन सी ग्लैंड पार्टिसिपेट करती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में? एक तो होती है लिवर, दूसरी होती है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, हिंदी में बोलते हैं लिवर को यकृत, पेनक्रियाज को बोलते हैं अग्नाशय, ठीक है। अब हम एलिमेंट्री कैनाल को शुरू करते हैं। अब हम आराम से एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम मुंह के बारे में पढ़ेंगे, मुंह और मुंह गुहा, माउथ एंड माउथ कैविटी। तो आपको पता है माउथ में क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम दांतों के बारे में बात करेंगे, टीथ, ठीक है, पता भी होना चाहिए और एग्जाम में आ भी सकता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए टीथ कितने प्रकार के होते हैं? 4 टाइप्स। कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला इंसीजर। कौन सा होता है? इंसीजर। दूसरे होते हैं कैनाइन्स, तीसरे प्रीमोलर, और चौथे होते हैं मोलर, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले भी इनको ऐसे ही याद कर लेंगे। ये हिंदी में इसे बोलते हैं, इंसीजर को बोलते हैं कृंतक। कृंतक, कृंतक कॉफ, और कृंतक कॉफ और काटने वाले, जो काटने और चबाने के लिए जो थे। रदनक, चवर्णक, ये चबाने के लिए होते हैं, चवर्णक, सॉरी अग्र चवर्णक बोलते हैं इसको, अग्र चवर्णक, फिर चवर्णक। 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। उसके अलावा अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में दांत कितने होते हैं, बड़े यानी दूध के दांत कितने होते हैं। टीथ को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होते हैं परमानेंट टीथ और एक होते हैं मिल्क टीथ, ठीक है। मिल्क टीथ मतलब दूध के दांत, और परमानेंट टीथ दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। उसके अलावा, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए, इन्फेंट्स के लिए या छोटे बालकों के लिए जो डेंटल फॉर्मूला होता है, डेंटल फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला होता है, छोटे बच्चों के लिए होता है 2102 2102 देखो, यानी कि टोटल कितने दांत हुए, कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले दांत कौन से हैं? इंसीजर, दूसरे हैं कैनाइन, तीसरे हैं प्रीमोलर, चौथे हैं मोलर। गिनते कैसे हैं देखो, ये ऐसा नहीं है मैथ्स की तरह कि आप 2102 से 2102 को काट देंगे और 2 बचेगा।
ऐसा नहीं होता इसमें आपको ऐसे गिनना पड़ता है। देखो इंटीजर के नीचे कितना लिखा है 2 और यहाँ पर भी कितना लिखा है 2, इन दोनों को ऐड कर देंगे 2 और 2 4 और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 इंटीजर है। इंटीजर कितने हो गए 8। फिर कैनाइन के नीचे कितना लिखा है 1 और फिर उसके नीचे भी कितना लिखा है 1 1 और 1 2 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 4, यानी कैनाइन कितने हैं 4। फिर प्री मोलर के नीचे कितना लिखा है 0 0 में 0 ऐड करेंगे तो फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 0। फिर मोलर है, मोलर दांत कितने होते हैं देखो 2 और 2 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। अब हम टोटल टीथ को गिन लेते हैं। देखो 8 4 12 12 और 8 20, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं या इन्फेंट जो होते हैं उनमें दांत कितने होते हैं 20। छोटे बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं प्रीमोलर। कितने हैं प्रीमोलर 0 है ना। ये हो गया, उतार लीजिए एक बार। ठीक है, अब जो नेक्स्ट डेंटल फॉर्मूला होगा वो होगा वयस्क व्यक्तियों के लिए। वयस्क मतलब जो यंग मैन होते हैं जिनके पूरे दांत निकल गए। ठीक है, नेक्स्ट डेंटल फॉर्मूला होता है आपका 21 23 गुणा 2। ये भी ऐसे ही निकालेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे इंसीजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर। ठीक है, अब देखो यहाँ इंसीजर कितने हो जाएंगे 2 2 4 4 इंटू 2 8 इंसीजर हो गए। कैनाइन कितने हो जाएंगे 1 1 2 2 इंटू 2 4 कैनाइन्स हो जाएंगे। प्रीमोलर कितने हो जाएंगे 2 + 2 4 4 इंटू 2 8। मोलर कितने हो जाएंगे 3 + 3 6 6 इंटू 2 12। अब सब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 8 20 20 और 4 24 24 और 8 32। यानी कि जो एक वयस्क व्यक्ति होता है उसमें कितने दांत होते हैं 32। इसमें नेक्स्ट आप माउथ एंड माउथ कैविटी में देखो, हमने माउथ में दांत होते हैं, मुंह में जीभ होती है, मुंह में लार होता है। तो हम अब लार के बारे में पढ़ रहे हैं। लार मतलब सलाइवा, इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लार। ठीक है, एक्चुअली लार का काम क्या होता है। लार एक तो जो भोजन होता है उसको बहुत सॉफ्ट कर देता है, दूसरा जो मेन चीज है वो लार जो है वो क्या करती है कॉम्प्लेक्स शुगर को तोड़ देते हैं सिंपल शुगर में। जो हम खाते हैं ना, जैसे हमने चावल खाया उसमें कॉम्प्लेक्स शुगर होती है, उसको तोड़ के किस में बदल देती है सिंपल शुगर में। ओके, इसमें लार में एंजाइम्स होते हैं टाइलिन और लाइसोजाइम्स। टाइलिन एंजाइम क्या करता है वो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है स्टार्च, उसको तोड़ देता है ग्लूकोज में। और जो लाइसोजाइम्स होता है वो जर्म्स को किल करता है। ठीक है, सलाइवा कंटेन एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम को कंटेन करते हैं, एक तो टाइलिन को हिंदी में टाइलिन को एमाइलेज भी बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में या हिंदी में दोनों में ही एमाइलेज भी बोलते हैं। कहीं एमाइलेज दिखा जाता है, टाइलिन है एमाइलेज। और दूसरा लाइसोजाइम्स। ओके, टाइलिन का काम होता है ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में तोड़ती है। कॉम्प्लेक्स शुगर जो हम खाते हैं, जैसे हमने चावल खाया वो कॉम्प्लेक्स शुगर का फॉर्म है, उसको ब्रेक डाउन करती है सिंपल शुगर में। कॉम्प्लेक्स शुगर मतलब स्टार्च, ये स्टार्च को किसमें बदल देती है सिंपल शुगर किसमें ग्लूकोज में बदल देते हैं। ग्लूकोज कौन टाइलिन जो ठीक है। और लाइसोजाइम क्या करते हैं, लाइसोजाइम्स किल्स द जर्म्स प्रेजेंस इन फूड एंड फूड पार्टिकल्स। लाइसोजाइम जो होते हैं वो हमारे भोजन में उपस्थित जर्म्स को किल करने का काम करती है। ठीक है, तो ये हो गया सलाइवा के बारे में। माउथ में इसके अलावा टंग पढ़ेंगे हम। ठीक है, टंग मतलब होता है जीभ। तो जीभ जो है हमें क्या किस चीज का नॉलेज कराती है, टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो जो जीभ होती है ना वो भी डिफरेंट पार्ट्स में बटी हुई है, डिफरेंट रीजन में बटी हुई है, और अलग अलग पार्ट अलग अलग टेस्ट का बारे में बताता है। ये जो मैंने बना रखे हैं इनको बोलते हैं टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, और ये जो बीच में जो ऐसे पॉइंट जैसे रखे इनको बोलते हैं पैपिला। क्या बोलते हैं, पैपिला।
आपने देखा भी होगा जब हम शीशे में अपनी जीभ देखते हैं तो जीभ में छोटे छोटे छेद जैसे दिखते हैं ना, छोटे 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 छोटे, उसे बोलते हैं पैपिला। ठीक है, ये कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? टेस्ट बड्स के आसपास। ठीक है, टेस्ट बड्स होते हैं आपके जीभ के आगे भाग में, बीच में और पीछे की ओर को। ठीक है, तो जो सबसे आगे का भाग होता है, इंटीरियर भाग, जीभ का जो सबसे आगे का भाग होता है वो कौन से टेस्ट के बारे में नॉलेज कराता है आपको? स्वीट के बारे में। स्वीट, मीठे टेस्ट के बारे में बताता है। ठीक है, और जीभ का जो बीच का भाग होता है, मिडिल पार्ट कौन से टेस्ट के बारे में बताता है? शोर, खट्टे एंड सॉल्टी, सोर एंड सॉल्टी, या सोर एंड सॉल्टी के बारे में बताता है। ठीक है, और जीभ का जो सबसे ऊपर का पोर्शन होता है ये वाला, और जो लास्ट का पोर्शन होता है, जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है जीभ का, वो टेस्ट किसके बारे में बताता है? ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये बताता है हमेशा आपको कड़वे टेस्ट के बारे में, बिटर टेस्ट के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंटीरियर पोर्शन से कौन से टेस्ट का नॉलेज होता है? सबसे आगे वाले, जीभ के सबसे आगे पोर्शन से मीठे टेस्ट का पता चलता है। जीभ के मध्य पार्ट से आपको सोर, खट्टा और सॉल्टी, नमकीन टेस्ट का पता चलता है। और जबकि जो सबसे अंतिम भाग होता है जीभ का, उससे कौन से टेस्ट का पता चलता है? बिटर टेस्ट का पता चलता है। जीभ में जो बहुत छोटे छोटे से बिंदु बने रहते हैं या पॉइंट्स बने होते हैं, उनको बोलते हैं पैपिला। ओके, तो इससे आगे के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, फिर हमारे पास इतनी सुविधाएं भी नहीं है कि डाउनलोड आसानी से हो पाए। तो आगे की जानकारी के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को भी देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़।